Hello dear students, myself Amit Poddar. I welcome you all to my YouTube channel Super X Economics. Students, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स की टर्म 1 प्रिपरेटरी सीरीज की फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है मनी एंड बैंकिंग। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है मनी एंड बैंकिंग। तो आपका कंप्लीट फोकस यहाँ होना चाहिए। ओके, सो लेट्स डिस्कस मनी एंड बैंकिंग। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मनी है वो आज के टाइम में मनी एक ऐसी चीज है, एक फाउंडेशन स्टोन है जिसके अराउंड पूरी इकोनॉमी आज की डेट में रिवॉल्व करती है। लेकिन जब मनी नहीं था तो क्या था? तो मनी नहीं था जब उस समय हमारी इकोनॉमी थी बार्टर सिस्टम पर चलती थी। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम स्टूडेंट्स एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे पूरी इकोनॉमी जो थी वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे होता था, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किए जाते थे, राइट। तो उसमें it refers to exchange of goods for goods. An economy where there is direct barter of goods and services is called barter economy, या उसे CC economy भी कहा जाता था। C stands for commodity here. So commodity to commodity economy, क्योंकि वहाँ पे exchange of commodities हुआ करते थे, इसलिए इसको commodity economy भी कहा जाता है, राइट। तो लेकिन स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम जो थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी। क्या थी उसकी लिमिटेशंस, क्या थे उसके ड्रॉबैक्स, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो ड्रॉबैक थी वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि आप अगर जैसे सपोज कीजिए आपको चाहिए राइस, राइट, और आप वीट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, आपके पास वीट इनफ है और आपको चाहिए राइस, तो आप ऐसे इंसान को ढूंढोगे जिसे वीट के बदले में आपको वो राइस दे दे, राइट। अब वो वीट आपसे ले ले और राइस आपको दे दे, ऐसे इंसान को आपको ढूंढना होगा। अब मान लीजिए आप लोग अगर ऐसे इंसान को ढूंढ लेते हो जिसे वीट चाहिए और राइस वो दे सकता है, ठीक है, तो आपकी डिमांड तो पूरी हो गई, आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान को ढूंढ नहीं पाओगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप राइस ले सको कहीं से, है ना। तो दूसरे इंसान को भी देखना होगा कि वो वीट के बदले में आपको राइस देने को तैयार है या नहीं। मान लीजिए आप ऐसे इंसान को ढूंढते हो जो राइस प्रोड्यूस तो कर लेता है लेकिन उसको वीट के बदले में राइस नहीं चाहिए, वो चाहता है, उसको चाहिए मिल्क, सपोज वो चाहता है मिल्क, तो उसे मिल्क चाहिए तब आपको राइस देगा, राइट। तो इसलिए काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी, आपको वैसे इंसान को ढूंढना होता था जो आपसे वो सामान ले ले जो आपके पास है और वो सामान दे दे आपको जो आपको चाहिए, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हुआ करती थी, ऐसे लोगों को ढूंढना काफ़ी चैलेंजिंग था, राइट। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसमें क्या होता था कि आप जो है एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मनी के टर्म्स में आज हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं क्योंकि एक कॉमन वैल्यू है सभी चीज़ के लिए, हम सभी चीज़ को मनी के टर्म्स में मेजर कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई एक कॉमन मेजर नहीं थी। सपोज आपको वीट और राइस को एक्सचेंज करना है, तो कितना वीट के बदले में, सपोज आपको 1 kg राइस चाहिए, तो इसके बदले में कितना वीट आपको देना होगा, ठीक है। तो एक कॉमन मेजर की काफ़ी दिक्कत थी। उसी तरह से और भी चीज़ें ले लीजिए, मान लीजिए अगर हम मिल्क की बात करें तो कितना राइस के बदले में कितना लीटर मिल्क लोगे आप, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी उस समय, राइट। उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। अगर आपको किसी से कोई सामान लेते हो और उसको फ्यूचर में पे करनी है आपको, जैसे आज के समय में क्या है, हम पैसे किसी से लेते हैं और उसके बदले में अगर पैसे पेमेंट करने होते हैं तो आप 1 साल बाद या जब भी आपको पेमेंट करनी है आसानी से आप पैसे को, वो जितना पैसा आपने लिया अगर इंटरेस्ट पे लिया है तो आप इंटरेस्ट के साथ पैसे को वापस कर देते हो, राइट। लेकिन अगर आपने कोई सामान लिया है किसी से उधार और आपको सामान ही वापस करनी है, तो आपसे जो दूसरा इंसान है जो जिससे आपने सामान लिया है, जो जैसा सामान उसने दिया उसे वैसा ही सामान वापस चाहिए। तो ये कई बार दिक्कत होती थी कि जैसा सामान आपने लिया एग्जैक्टली सेम क्वालिटी की सामान उसको वापस कर पाओ, ऐसी काफ़ी इस चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें होती थी, राइट। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था बार्टर इकोनॉमी में। अगर मान लीजिए पैसे हैं तो आप आसानी से बैंकों में पैसे रखते हो और फिर वो आपका वैल्यू स्टोर रहता है। लेकिन आप अगर सामान को स्टोर करना चाहते हो, वैल्यू को सामान के टर्म्स में स्टोर करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको, आपके लिए स्टोरेज बनानी पड़ेगी और उसके लिए स्टोरेज में भी आपको जो है कूलिंग वगैरह की अरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि सामान ज़्यादातर सामान जो अगर मान लीजिए नॉन ड्यूरेबल सामान है तो वो ख़राब भी हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स है तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता था। वहीं पैसे को स्टोर करना काफ़ी आसान है, वैल्यू को मेंटेन रखना काफ़ी आसान है पैसे की टर्म्स में। तो बार्टर सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स थी, राइट।
तो बार्टर सिस्टम में की ये सारी प्रॉब्लम्स को किसने दूर किया? मनी ने। मनी जो था एक तरह से हम कह सकते हैं कि करंट वर्ल्ड में, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मनी जो है बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है ना, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी मनी। तो मनी ने आकर इन सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया, और मनी जो है हमारे लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो सारे ड्रॉबैक्स जो मनी में थे, जो बार्टर सिस्टम थे, उन सबको दूर कर दिया मनी ने, और हमारे लिए जो है चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of for standard of deferred payments। तो देख रहे हो आप, जो सभी बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाती थी वो सारे प्रॉब्लम्स को मनी ने दूर कर दिया। मनी जो है एक स्टैंडर्ड ऑफ जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू है ना, फिर जाके स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए मनी को हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मनी ने दूर किया, और मनी जो है हम लोग काफ़ी आसानी से यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आपको सामान चाहिए तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ओवरऑल एक्सेप्टेड होता है, हम लोग मनी को यूज़ करते हैं, राइट। तो मनी जो है वो अचानक से, जो आज हम मनी देख रहे हैं वो अचानक से वैसी करेंसी जो नोट्स वगैरह देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, वैसे कॉइन्स या नोट्स अचानक से नहीं आ गए, राइट। तो इसकी में कुछ इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ। सबसे पहले जो है हमने देखा कि कमोडिटीज एक्सचेंज होते थे। कुछ एक पार्टिकुलर कमोडिटी को क्या किया जाता था जब मनी के टर्म्स में, जैसे मान लीजिए कि कुछ एक पार्टिकुलर कमोडिटी को लोगों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि ये एक मनी की तरह वर्क करेगा, राइट। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर सामान ले लिया कि सभी चीज़ की वैल्यू जो इसी के थ्रू मेजर की जाएगी, राइट, तो उसको कमोडिटी मनी कहा गया। उसके बाद जो आई मेटालिक मनी, मेटल्स के फॉर्म में, जब मेटल्स की डिस्कवरी हो गई तो मेटल्स को मनी की फॉर्म में यूज किया जाना, क्योंकि मेटल्स जो होते थे काफी प्रीशियस होते थे और मेटल्स की साइन लोगों को काफी पसंद आती है, इसलिए मेटल को लोग अपने पास रखना चाहते थे। तो मेटल्स को ही यूज किया जाने लगा मनी के टर्म्स में, और फिर धीरे धीरे मेटल्स को ही कॉइन की फॉर्म शेप दे दी जाने लगी, उस पर कुछ स्टैंप लगाने लगे लोग, ठीक है। तो उस तरह से मेटेलिक मनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो आज हम देख रहे हैं पेपर मनी, नोट्स वगैरह, जो करेंसी नोट्स हम लोग देखते हैं, उसके बाद पेपर मनी आई, राइट। पेपर मनी के बाद जो है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी की का मतलब है कि आप अभी आज हम लोग क्या यूज़ करते हैं? चेक यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, है ना। अकाउंट में हम पैसे रखते हैं बैलेंस। आज तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सारे यूपीआई, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास जिसके जो क्रेडिट मनी की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आ गई? प्लास्टिक मनी। आज हम लोग जो है क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लास्टिक मनी को यूज़ कर रहे हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो होते हैं प्लास्टिक करेंसीज, ये जो आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाइए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप पैसे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, तो कैश को कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये प्लास्टिक मनी हो गई। इस तरह से मनी का इवोल्यूशन हुआ, राइट। तो आगे देखते हैं मनी को हम डिफाइन, अगर लीगल डेफिनेशन देखें तो मनी का लीगल डेफिनेशन अगर हम देखें तो मनी को कैसे डिफाइन किया जाता है कि मनी इज व्हाट लॉ से इज मनी। मनी वो है जिसे कानून कहता है मनी है। जैसे आप सभी को याद होगा 8 नवंबर 2016 की वो दिन रात, जिसमें प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं, भाइयों एवं बहनों, आज से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि उसके बाद से जो हमारे देश में क्या स्थिति हो गई थी, डिमोनेटाइजेशन की वो स्थिति, जहाँ पर बैंकों के आगे लोगों की लाइन लगी थी काफ़ी दिनों तक, और लोग अपने 500 1000 रुपए के नोट जो अपने पास कैश की फॉर्म में रखे थे, लोग उसको बैंकों में जाके जमा कर रहे थे, ताकि उनके पास जो, क्योंकि वो उसके बाद लीगल टेंडर नहीं रहे, उसके बाद अनवैलिड हो जाते वो। तो इसलिए जो है जिसको लॉ ने कह दिया कि वो मनी है, जिसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि मनी है, और उस पर पता है मनी को आपने देखा होगा कि नोट्स पे किसके, गवर्नर के साइन होते हैं, स्टैंप होता है। तो जिसको लॉ ने कह दिया मनी है वो मनी है, जिसको लॉ ने कह दिया मनी नहीं है वो मनी नहीं होगा, ठीक है। तो ये लीगल डेफिनेशन हो गया, राइट। और हम मनी के फॉर्म्स देखें, फॉर्म्स ऑफ मनी देखें, तो मनी जो है एक होती है फिएट मनी एंड फिडस्टरी मनी। फिएट मनी क्या है? मनी इशूड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी मनी बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ने पास किया है, तो वो मनी जो है फिएट मनी होगी। और ये जो है हम लोग लीगली बाउंड है, जो भी फिएट मनी है। एग्जांपल के लिए देखिए, ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं इसे जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, वो सभी कॉइन्स हम लीगली बाउंड हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आपको कोई मना नहीं करता। आप अगर पैसे पे करते हो किसी को नोट्स की फॉर्म में या कॉइन्स की फॉर्म में, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन किए हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से मनी जो है फिएट मनी क्या होते हैं, जो ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से पास होते हैं, राइट। दूसरा है फिडर्सरी मनी। फिडर्सरी मनी, फिडर्सरी मनी क्या होते हैं, ये जो होता है मनी विच इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, है ना। एग्जाम्पल के लिए चेक। तो जो फिडर्सरी मनी होता है वो क्या होता है कि पेयर और पेई के बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ना, उसके थ्रू वो वर्क करता है। अगर वो आप नहीं एक्सेप्ट, जैसे एग्जाम्पल के लिए चेक, अगर आप चेक जो है वो आपका गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया होता है, वो आपके और जो आपका जिसको आप पे कर रहे हो, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, और उसके बीच में एक बैंक का भी रोल होता है। अगर बैंक ना हो तो फिर वो म्यूचुअल ट्रस्ट भी जनरेट नहीं होगी, तो उस म्यूचुअल ट्रस्ट होती है और वो एक्सेप्ट करते हैं। आप चाहो तो किसी से चेक नहीं लेना चाहो तो आप नहीं भी ले सकते हो, आप लीगली बाउंड नहीं हो किसी से चेक लेने के लिए। अगर आप कोई चेक में पे करता है, आप कहते हो मैं चेक में पे नहीं लूंगा, तो आप मुझे अकाउंट में ट्रांसफर करो या कैश में दो, तो उसे देना होगा। आप चेक एक्सेप्ट करना आपके लिए लीगली बाउंडेशन नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका फिडर्सरी मनी, इस तरह के चेक होते हैं। ओके, सो फिएट मनी एंड फिडर्सरी मनी। उसके बाद जो आता है मनी को एक और टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इस तरह से भी क्लासिफाई किया जा सकता है मनी को। तो फुल बॉडीड मनी क्या है? फुल बॉडीड मनी होता है कि कमोडिटी वैल्यू इक्वल्स टू मनी वैल्यू। जो भी मनी होती है उसकी जो कमोडिटी वैल्यू होती है, जिस चीज की वो बनी होती है, जिस मेटल की मनी बनी होती है या जिस कमोडिटी की मनी बनी होती है, उसकी कमोडिटी की वैल्यू मार्केट में क्या है और उसकी मनी वैल्यू क्या है मार्केट में, अगर दोनों इक्वल है तो वो क्या कहलाएगी? फुल बॉडीड मनी कहलाएगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, सिल्वर कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे, उसकी जो कॉइन्स की जो सिल्वर की जो वैल्यू थी, जिस सिल्वर की जो वेट होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, उसकी मार्केट वैल्यू और कॉइन की वैल्यू, मनी की वैल्यू उसकी, अगर मान लो 1 रुपए की कॉइन है और उसमें जितना सिल्वर है, सिल्वर की जो वैल्यू होगी वो 1 रुपए के बराबर होगी उस समय। तो उस समय जो थी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होती थी, तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते थे? फुल बॉडीड मनी कहते थे। उसके बाद हमारे आती है कि क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है कि कमोडिटी वैल्यू जो है वो लेस देन मनी वैल्यू। कमोडिटी वैल्यू इज लेस देन मनी वैल्यू, मतलब कि जिस कमोडिटी की वो मनी बनी हुई है, कॉइन या पेपर मनी जो भी है, उस जिस कमोडिटी की वो बनी है उसकी वैल्यू जो है मनी वैल्यू से कम है, राइट। आजकल जो हम कॉइन्स यूज करते हैं उसकी जो, या पेपर करेंसी जो यूज करते हैं, उसकी क्या कमोडिटी वैल्यू देखो तो कुछ भी नहीं है, एक पेपर की वैल्यू। और उसकी जो मनी वैल्यू देखो तो 2,000 रुपए के नोट्स आपके पास है, 2,000 रुपए के अगर पेपर वैल्यू देखो, पेपर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और 2,000 रुपए की मनी वैल्यू देख लो, तो कमोडिटी वैल्यू बहुत कम है, पेपर मनी वैल्यू ज़्यादा है ना। कॉइन्स वगैरह की जैसे देखते हैं आजकल के जो कॉइन्स आ रहे हैं हमारे पास, सिक्के जो होते हैं, उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी कमोडिटी वैल्यू कम होती है। ऐसे काफ़ी टाइम देखा गया कि जब कई बार जो सिक्के होते थे उनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, कमोडिटी वैल्यू, तो क्या करते थे लोग कि उन सिक्कों को गला के मेटल बना के मेटल को लोग बेचने लग जाते थे मार्केट में। तो इस पे कई बार इस चीज़ों पे बैन लगाया गया, फिर भी काफ़ी दिक्कतें हुई। कई बार इस पे जो है कई सारे जगहों पे छापे भी पड़े, कई सारे फैक्ट्रियों में सील लगी, और वहाँ पर देखे गए कि कॉइन्स को पिघला के लोग मेटल्स बना के मेटल्स का स्लैब बना के वो बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो इन चीज़ों को बंद कर दिया गया, और वैसे भी इन चीज़ों को बंद करने के लिए सरकार ने क्या की कि इसकी कॉइन की कमोडिटी वैल्यू को ही कम रखी। ऐसे कमोडिटी से कॉइन बनाए जाते हैं अब जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो, ठीक है। ऐसे एलवाइज का यूज़ किया जाता है, जिसकी जैसे 1 रुपये का कॉइन है, तो 1 रुपये के कॉइन की जो मनी वैल्यू है, मतलब 1 रुपया जो है उसकी, इस कॉइन की सिक्के की जो वैल्यू होगी कमोडिटी की, उसकी वैल्यू कम होगी उससे, ऐसे एलवाई से बनी होगी, राइट। तो ये हमने फॉर्म्स ऑफ मनी डिस्कस किया। उसके बाद मनी सप्लाई। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में कितनी मनी की फ्लो है, मार्केट में मनी कितनी है, स्टॉक ऑफ मनी, सॉरी फ्लो मैंने बोला, स्टॉक ऑफ मनी मार्केट में कितनी है, वो क्या कहलाती है? मनी सप्लाई। तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में लोगों के पास कितनी कैश है उसके बारे में बात हो रही है। तो पॉइंट ऑफ टाइम में आपको याद होगा, पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई refers to that stock of money which is held by those who demand money, not by those who supply money। तो मनी सप्लाई में
जो लोग पैसों की डिमांड करते हैं उनकी मनी की बात होती है, उनकी मनी को काउंट किया जाता है, लेकिन जो सप्लायर्स हैं उनकी मनी को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। सप्लायर्स कौन है? तो सप्लायर्स मनी के ये सब हैं। सेंट्रल बैंक सप्लाई करती है मनी को, कमर्शियल बैंक सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करती है, मेन सप्लायर है करेंसीज के। सेंट्रल बैंक जो है वो नोट को इशू करती है, जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं वो सारे सेंट्रल बैंक ही, जो हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इशू करती है, राइट। दूसरा सप्लायर जो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वैसे कोई नोट्स का प्रिंट नहीं करते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है काफ़ी अहम रोल रखते हैं मनी सप्लाई के लिए, क्योंकि जो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन होते हैं, ये जो हम लोग पैसे हम लोग पैसे जो डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, वो पैसे क्या करते हैं, ये मार्केट में लोन के थ्रू जो लोगों को देते हैं, और फिर मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन होता है, मनी सप्लाई होता है इनके थ्रू, कमर्शियल बैंक। तो इसके बारे में हम लोग बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे कमर्शियल बैंक जो है मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कमर्शियल बैंक्स का मार्केट में, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में बैंकिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे जो है कमर्शियल बैंक्स मनी सप्लाई करती है मार्केट में। फिर गवर्नमेंट भी जो है मनी सप्लाई करती है। कैसे? तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी कॉइन्स आप देखते हो, है ना, जितने भी कॉइन्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है गवर्नमेंट की, वो कॉइन्स को इशू करती है। और 1 रुपये का नोट जो अब नहीं देखते हम, पहले जो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये के नोट हुआ करते थे, देखा होगा आपने पुराने ज़माने में। तो 1 रुपये के नोट जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, राइट। तो इस तरह से ये सब मनी सप्लायर्स हैं। तो ये मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, राइट। अगर हम मेजर ऑफ मनी सप्लाई देखें, मनी सप्लाई को अगर मेजर करना चाहे, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मनी सप्लाई की कितनी है मार्केट में उसको मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है M1 में आता है C+DD+OD। क्या है C+DD+OD, उसको देखते हैं। C हेल्ड फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। जो करेंसीज पब्लिक के पास है कॉइन्स एंड नोट्स के टर्म्स में, वो C है। और DD डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड डिपॉजिट्स, it refers to demand deposits of the public with the commercial banks which can be withdrawn or transferred on demand। तो पब्लिक के जो डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं विद कमर्शियल बैंक्स, जो पैसे पब्लिक के बैंकों में होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट में आपके पैसे हैं, या आपके पास जो है कोई ट्रांसफर आई है, तो वो आप पैसे क्या कर सकते हो, बैंक से कभी भी निकाल सकते हो, जो लिक्विड है आपके लिए। आपने कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करा, आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप कभी भी उसको निकाल सकते हो, या चेक से निकाल सकते हो, या फिर आप बैंक में जाकर आप एक फॉर्म होती है उसको फिल करके पैसे निकाल सकते हो उसको कभी भी। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ये भी M1 का ही पार्ट है। उसके बाद अदर डिपॉजिट्स, OD स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट्स। OD क्या होता है कि DD विद RBI ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD। तो NABARD जैसी इंस्टीट्यूशन की जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं RBI के साथ, वो इसके अंदर आते हैं, OD के अंदर, अदर डिपॉजिट्स के अंदर। NABARD क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक है जिनके जो डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं RBI के पास, वो अदर डिपॉजिट्स में आते हैं। दूसरा अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं DD विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। जो फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन सेंट्रल बैंक है फॉरेन कंट्रीज के, उनके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं RBI के साथ, वो भी अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं, राइट। DD ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास होते हैं, वो भी अदर डिपॉजिट्स के अंदर आते हैं, राइट। तो ये जो है इस तरह से अदर डिपॉजिट्स के ये सारे फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स। और ये पूरा M1 इक्वल्स टू C+DD+OD। अगर आप इन तीनों को सम टोटल देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई मिलेगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो है M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। M1 जो हमने देखा अभी C+DD+OD, उसमें क्या कीजिए कि जो सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक्स, पोस्ट ऑफिस बैंक्स के बारे में आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस भी जो है वहाँ पे भी सेविंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, उनको भी उसमें जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हैं, उन सभी में जितने भी सेविंग डिपॉजिट्स हुए हैं, उसको M1 में ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, M2, राइट। फिर M3 पे आते हैं। M3 क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। M1 में क्या कीजिए, टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। आपको पता है ना, एक सेविंग डिपॉजिट होता है जिससे हम लोग पैसे अपने सेव करते हैं, और कभी भी चाहे जब मन चाहे पैसे बैंक से निकाल सकते हैं,
वो सेविंग डिपॉजिट होता है। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट। आप बैंकों को क्या करते हैं, अपने पैसे जितने भी अमाउंट है आपको रखने हैं, कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक को आप दे देते हो, वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हो। जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उससे पैसे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो वो वही फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं, उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो जितने भी बैंकों के पास नेट टाइम डिपॉजिट्स आए हैं, है ना, उसको M1 में अगर ऐड कर दोगे आप तो आपको मिलेगी M3। उसके बाद नेक्स्ट है M4। M4 क्या होती है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट सेविंग बैंक्स। तो M3 में क्या कीजिए आप, जो जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं पोस्ट सेविंग बैंक्स के पास उनको ऐड कर दीजिए तो आपको M4 मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये चारों समझ में आएगी, M1, M2, M3, M4 के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी ये क्या है, तो हाई पावर्ड मनी जो होता है वो क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस कैश रिजर्व विद द बैंक्स। पब्लिक के पास कितनी कैश है, ठीक है, करेंसी कितनी है, और कैश रिजर्व्स विद द बैंक, बैंकों के पास कैश कितना है, वो अगर इसका सम टोटल देखें तो हम इसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी। क्यों हाई पावर्ड मनी इसको कहते हैं हम, इसको हाई पावर्ड मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो देखिए हाई पावर्ड मनी के अंदर क्या क्या हमने देखा, अगर हम देखें हाई पावर्ड मनी तो इसमें क्या है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, ये तो मनी का पार्ट है और मनी सप्लाई का पार्ट है। और इसमें जो है हाई पावर्ड मनी में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। आपको जो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बैंकिंग चैप्टर में। तो कैश रिजर्व्स विद बैंक क्या होता है कि बैंकों को हर एक बैंक, हर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपनी जो जितने उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उनका एक सर्टेन अमाउंट उनको क्या करना होता है, कैश की फॉर्म में अपने पास रखना होता है, और उसका भी कुछ हिस्सा उनको, जितने कैश रखने पड़ते हैं उनको, उसका कुछ हिस्सा उनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। तो ये जो कैश रिजर्व रखना पड़ता है उनको अपने पास, तो उनके पास क्या होता है, जो जितने भी डिपॉजिट होते हैं तो लोन प्रोवाइड करने के लिए उनके पास पैसे थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि कुछ पैसे कैश में रखने होते हैं, और ये रिजर्व बैंक फिक्स करते हैं कि उनको कितना कैश रखना होता है, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बैंकिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैंकों को कुछ कैश की फॉर्म में रखना होता है तो उनके पास लोन के पैसे कम हो जाते हैं, इसलिए मार्केट में कितने जो डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे या मार्केट में कितने पैसे मनी क्रिएट होगी, क्रेडिट क्रिएशन होंगे, वो इसके ये जो कैश रिजर्व है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि मार्केट में कितनी क्रेडिट क्रिएशन होगी उसको डिटरमाइन करने के लिए। इसलिए ये हाई पावर्ड मनी में इंक्लूड है, इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है मनी में, मार्केट में मनी सप्लाई को देखने के लिए कि कितना मनी सप्लाई मार्केट में होगा, उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इन दोनों के सम टोटल को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, मनी चैप्टर समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने आज मनी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने जिसमें हम लोग बैंकिंग को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो भी। तो आई होप कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा सब चीज़ें। अगर समझ में आई आपको और वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू ऑल।